पहली खबर कानपुर से, जहां पर चमनगंज थाना क्षेत्र के आनंद बाग इलाके में एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। जनरल स्टोर के बेसमेंट में आग लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। आग से घर में 9 लोग फंस गए, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के 5 मकानों को भी खाली करवा दिया गया था। धुआं बहुत ज्यादा, सभी को समस्या हो सकती है। इसलिए घर से बच्चे बाहर निकले, जो भी परिवार घर के अंदर है तो बाहर निकले। पड़ोस के सभी निवासियों से अनुरोध है। इधर गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर हुआ। बदमाश साजिद नाम है उसका, जो कि घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। घायल बदमाश गौतम बुद्ध नगर के सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित था। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में नाहल गांव में सिपाही सौरभ की हत्या हुई थी। थाना वेब सिटी पुलिस के साथ आरोपी का एनकाउंटर हुआ और इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस घटना के दूसरे आरोपियों की भी तलाश चल रही है। व्यक्ति को आते हुए इशारा किया गया रुकने के लिए, तो उसके द्वारा रुकने के बजाय कच्ची सड़क की तरफ अपनी बाइक मोड़ ली गई। आगे रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से उसकी बाइक फिसल गई और वो गिर गया। पुलिस टीम को आते देखकर उसने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु जब उसके ऊपर गोली चलाई तो उसके एक पैर में गोली लग गई और घायल होने के कारण उसे CHC उपचार हेतु पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर बस्ती में पुलिस ने प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या का खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। रुधौली थाना क्षेत्र में 8 जून को एक अज्ञात युवक का शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पता चला कि युवक बिहार का रहने वाला है और प्रेम प्रसंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लड़की के परिवार वाले पुणे में रहते थे और युवक भी वहीं पर नौकरी करता था। पुणे में ही दोनों का इश्क हुआ। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रेमिका की मां राजी नहीं थी और वो अपनी बेटी को लेकर बस्ती चली आई और इसके बाद लड़की की मां ने बेटी के प्रेमी को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसे बस्ती बुलवाकर लाठी डंडों से पिटाई कर उसे मरवा डाला। जो अनावरण हुआ है उसमें सारे के सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनकी निशानदेही पर उस मृतक के मोबाइल नंबर की बरामदगी हो चुकी है, जिससे उसकी हत्या कारित की गई है, उसकी बरामदगी हुई है। जिन फ़ोन नंबरों पे आपस में बातचीत करके और इसकी प्लानिंग और आकर के ये हत्या कारित किया गया, उसकी बरामदगी हो गई है। कुल मिलाकर के काफ़ी कम समय में एक तरीके से ये ब्लाइंड केस था, इसका अनावरण और सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और अगली खबर गोंडा से, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। धानेपुर थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित यादव को एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी दारोगा से पूछताछ चल रही है और साथ ही कार्रवाई की जा रही है। दरअसल धानेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले उपेंद्र प्रसाद के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था, जिसकी जांच यह आरोपी अंकित यादव कर रहा था। आरोपों के मुताबिक जांच में मदद के नाम पर उन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उपेंद्र ने इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद आरोपी दारोगा गिरफ्त में आ गया। इधर बलिया में कई घर जलकर खाक हो गए। हाई टेंशन तार गिरने से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। चितबड़ा गांव की ये तस्वीर है, जहां पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर आग लगी है। कई झोपड़ियां इसकी जद में आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। रत्नेश हमारे सहयोगी बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश, ये हादसा कैसे हुआ? जैसा कि जो खबर आ रही है कि यहाँ पर हाई टेंशन तार गिर गया था, तो क्या जर्जर स्थिति में था, क्या हुआ था, बताइए जरा।
जी, बताया ये जा रहा है कि चितबड़गांव थाना क्षेत्र के बसदेवा गांव है, जहां हरिजन बस्ती है, वहां दर्जनों झोपड़ी है। हाई टेंशन तार अचानक गिर जाने से झोपड़ी पर आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई और मौके से कई लोग अपना जान बचाकर भागे। स्थानीय लोगों का मानना है कि जर्जर तार को सही करने के लिए विभाग के अधिकारियों को कई बार कहा गया, लेकिन वही उसी तरह जर्जर स्थिति में रही जिससे आग लग गई। अब जी, यानी कि ये जर्जर स्थिति में तार पहले ही था। बिजली विभाग की ये पूरी तरह से लापरवाही जिसकी वजह से आग लगी है और कई घर जल गए, इसमें कई झोपड़ियां जल गई है। गनीमत रही कि कोई मौत नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है यहाँ पर। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ा हादसा हो सकता था जिस तरह से जर्जर तार गिरा है। अगर किसी इंसान पर गिरता या फिर घर के अंदर कोई इंसान होता तो वो भी इसकी चपेट में आ जाता। बिजली विभाग की सरासर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर। केंद्र सरकार को 11 साल हो चुके हैं। मोदी सरकार को पूरा हुआ। यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यकों को साधने के लिए आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान का नाम है अल्पसंख्यक का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। इस अभियान के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएंगे, मुसलमानों के बीच जाएंगे और केंद्र सरकार की मुसलमानों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देंगे, यानी कि उपलब्धियां भी गिनाएंगे। आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, मंत्री दानिश आजाद अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। उधर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी से काम का हिसाब मांग रही है। बरेली से बीजेपी सांसद और विधायक ने समाजवादी पार्टी को हिसाब दिया और उनके शासनकाल की याद भी दिलाई। नर्तकी नचाने से फुर्सत नहीं थी। उनके समय में जहां सुरक्षा का वातावरण इस तरह का था कि हम लोग अपने गांव जाया करते थे तो रास्ते में लोग कट्टा लगाने वाले मिल जाते थे कि जो लाए हो निकाल के रख दो, या गांव-गांव से आवाज़ आती थी कि सोने वाले जागते रहो। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सुरक्षा का वातावरण मिला है, बहू बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं किसी गांव में आवाज़ नहीं लगती है, कोई कट्टा लगाने वाला नहीं मिलता है। इधर स्कूली स्तर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे लोक भवन में अलग अलग बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर छात्रों को 1 लाख रुपए, टैबलेट और मेडल दिए जाएंगे। आपको बता दें, सरकारी स्तर पर हर साल मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता है। योगी सरकार प्रदेश में अलग अलग खेलों को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पहली बार आयोजित होने जा रहे मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कारों के तहत स्वर्ण पदक विजेताओं को सीएम योगी सम्मानित करने वाले हैं, यानी कि जिन विजेताओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्हें नगद पुरस्कार और मेडल दिया जाएगा सरकार की ओर से। नेशनल स्कूल गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को 75,000 रुपए और टीम गेम के स्वर्ण पदक विजेताओं को 35,000 रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक और कांस्य पदक विजेताओं को जिले के स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वालों का सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले कल मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सरकार ने बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया। पीएम मोदी ने उनकी स्मृति में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। साथ ही सीएम योगी ने सनातन का भी संदेश दिया और कहा
और साथ ही पूछा भी कि दुनिया के अंदर कोई मजहब बताएं जो 5000 साल पहले का इतिहास बता सके। अभिनंदन कीजिए इस विशाल संत समागम से। ये भूमि धन्य हो गई है, पावन हो गई है। मुजफ्फरनगर से सीएम योगी ने एक बार फिर सनातन का संदेश दिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पूछा कि दुनिया के अंदर कोई मजहब बताए कि 5000 साल पहले का इतिहास किन लोगों का है। 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत मजहब संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है। ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाद हमारे पूज्य संत जन हैं जो आज यहाँ पर इस सुख तीर्थ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। पहली बार बाबा साहेब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण पीएम मोदी ने किया। देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंच तीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बन चुका है। दरअसल मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ में समन दास महाराज के आश्रम में सीएम योगी पहुंचे थे, जहां एक तरफ विपक्ष को आड़े हाथों तो लिया ही, साथ ही सनातन का संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इधर पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर लौटे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की सराहना की तो सांसदों ने भी पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंपी। सांसदों ने बताया कि विदेश दौरे पर उन्होंने किस रणनीति के तहत पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तान को बेनकाब कर 7 सांसदों का दल भारत लौटा। सांसदों के लौटते ही पीएम मोदी ने सभी डेलीगेशन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों का एक साथ अलग अलग देशों का दौरा करना भारत की ओर से एक बड़ा संदेश है। भारत के संदेश को, भारत की स्टोरी को दुनिया के सामने रखने के लिए इस तरह से प्रतिनिधि मंडलों को विदेशों में जाना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, दौरा अच्छा और सफल रहा। सांसदों के एक डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बताया कि पीएम मोदी ने अलग अलग मेज पर जाकर लोगों से मुलाकात की। And he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. देवरिया के बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि पीएम से ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व में मिले रिस्पॉन्स पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत का दुनिया में मान बढ़ा। आज हम लोग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पे चर्चा करी और उसमें बहुत प्रभावशाली रूप से हर डेलीगेशन ने, हर व्यक्ति ने अपनी बात रखी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया कि आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वैश्विक व्यवस्था में भारत का वर्चस्व बढ़ा है उसको कैसे हम लोग बरकरार रखें। इसमें कई ऐसे बातें रखी जैसे कि मैंने बोला कि वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान को आतंक से कैसे जोड़ा जाए, हमारे प्रवासियों को कैसे सम्मान दिया जाए, उनकी ऊर्जा को कैसे संग्रहित किया जाए। इस मुलाकात के दौरान सभी डेलीगेशन ने पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें कि 33 देशों की यात्रा से 7 डेलीगेशन लौटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशों में भारत का संदेश लेकर सभी सांसद गए थे। कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से बजयंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले और शिंदे शिवसेना से श्रीकांत शिंदे शामिल थे।
जिन्होंने डेलीगेशन का नेतृत्व किया, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी निजी कारणों से मुलाकात करने नहीं पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिनों के मथुरा दौरे पर रहेंगे। यहां पर संघ प्रमुख, कार्यकर्ता, विकास वर्ग में शामिल होंगे। अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी है। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर कुशीनगर पुलिस ने लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिक सिराजुल हक को गिरफ्तार किया। लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक ने सहज सेवा केंद्र चलाने वाले 2 लोगों के साथ मिलकर भारतीय वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड के साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनवा लिया था। इतना ही नहीं, पाक नागरिक ने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज भी कराया था। LIU की जांच के बाद सिराजुल और सहज जन सेवा केंद्र के जरिए फर्जी कार्ड बनाने वाले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के निर्देश पर LIU ने गंभीरता से जांच पड़ताल की शुरुआत की है। कई जगहों पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। ये पहचान की जा रही है कि घुसपैठिए कहां पर हैं। इसी दौरान सिराजुल हक के बारे में भी जानकारी मिली है। अपनी मां के साथ 1957 में ये भारत आया था। दोनों लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए थे, लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से उन्होंने यहाँ की ही कई सारे पहचान पत्र हासिल कर लिए थे और इसी के आधार पर यहाँ रह रहे थे। लॉन्ग टर्म वीजा को हर साल अपडेट किया जाता रहा है। इस बीच सिराजुल हक की मां की मौत हो गई, लेकिन वो हर साल वीजा अपडेट करवाता रहा और उसने सहज जनसेवा केंद्र की मदद से चांद अख्तर और शबीर आजम जो वहां पर काम करते थे, उनकी मदद से भारतीय वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड हासिल किया था। कि ये 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी टीम फर्दर इस पे काम कर रही है। अन्य भी जो लोग सम्मिलित होंगे उनको पकड़ा जाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाकर सिराजुल हक के द्वारा, इसके द्वारा कई जगहों पर इलाज भी कराया गया है। साथ ही साथ राशन कार्ड बनाकर वो भी लाभ इससे लिया जा रहा था। हमारी टीम की जांच इसमें कंटिन्यू है और सभी तथ्यों को विवेचना के दौरान लाया जाएगा। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी इसमें किया जा रहा है।